सर कुछ बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा था आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। इस शख्स को गौर से देख लीजिए। इस शख्स का नाम है अनिल मसीह। ये चंडीगढ़ में बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष था। हुआ क्या कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। मेयर के चुनाव में इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। उस हिसाब से उसके पास सीटें थी 20। किसी भी कीमत पर वहां बीजेपी का मेयर बनना नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जो अधिकारी थे जिसको रिटर्निंग अफसर बनना था, उस अधिकारी ने 2 बार अपने आप को बीमार कर लिया और उसके बाद बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। और उसके बाद अनिल मसीह ने जो किया वो पूरी दुनिया जानती है, और नहीं जानती है तो हमसे जान लीजिए। इस शख्स ने 8 वोट पर कलम चला के 8 वोट खराब कर दिए और बीजेपी का मेयर जिता दिया। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति बनी वो देखिए। 2 बार एक सरकारी अधिकारी बीमार पड़ गया, बाद में बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया और इस शख्स ने 8 वोट, जो कि बैलेट पेपर से चुना हुआ था, ये भी नहीं ईवीएम था, बटन दबाना होता तो पता चलता कि 20 के 20 वोट बीजेपी के पक्ष में चले गए। बैलेट पेपर से चुना हुआ था। इस शख्स ने, जो तस्वीरें दिख रहा है, इसने 8 वोट को रद्द करवा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुरू से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही थी, और अब इस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद माना है कि मैंने 8 वोट खराब किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 फरवरी को आपको फिर आना है सुप्रीम कोर्ट, हम बैलेट पेपर देखेंगे और आप पर मुकदमा चलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सवाल बीजेपी पर खड़ा होता है। जब एक मेयर के चुनाव में कोई पार्टी इस हद तक गिर सकती है या उसको इतना ईगो हो, घमंड हो कि वो बैलेट पेपर को रद्द कर सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि वो सीएम पीएम के चुनाव में क्या नहीं करते होंगे। और क्या ईवीएम पर सवाल उठाना वाजिब नहीं है? और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ना आती और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान न लिया होता, अनिल मसीह को बुलाया न होता, तो कुछ होता। तो सोचिए, अनिल मसीह ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ का जो बीजेपी का मेयर था उसने रिजाइन कर दिया है। और सबसे हास्यास्पद, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये तो चलिए पार्टी के लिए अपना बेईमानी, चोरी सब किया, इन्होंने सारा पाप किया, लेकिन सुशांत सिन्हा नाम का एक पत्रकार जो टीवी पर बैठकर अनिल मसीह के करतूतों को जस्टिफाई कर रहा था, वो सर्टिफिकेट दे रहा था कि ये शख्स ठीक है। वो ये भी नहीं कह रहा था कि इस पर आरोप लग रहे हैं, गलत है, सही है, जांच होनी चाहिए। वो सीधे सीधे सर्टिफिकेट दे रहा था। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होंगे, क्योंकि अंतिम जो फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आता है। और सोचिए, दलित पिछड़ों के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि वहीं आपकी भागीदारी नहीं है। लेकिन सवाल मैं इस पर रखना चाहता हूं कि जो पार्टी इस हद तक गिर सकती है, इस हद तक जा सकती है कि कैमरे के सामने 8 वोट रद्द कर दे, और उस पर अब सोने पर सुहागा देखिए, 3 पार्षदों को अब बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया है। कल अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि अगर पीएमएलए एक्ट ना हो, मतलब ईडी ना हो, तो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी बना ली होती। तो अब जाकर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है वो बीजेपी में मिल गए हैं। तो सोचिए कितना डेस्परेट है बीजेपी सत्ता के लिए। और इसमें सबसे खास है कि वो कौन लोग हैं जो बीजेपी के पाले में जाते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन बन गया कि जो भी बीजेपी के पाले में जाए वो खुद करप्शन के आरोपी है या उनको डर है। और ये बात साफ हो रहा है। अशोक चौहान के, जो कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री, अभी सांसद, वो जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उन पर आदर्श घोटाले का आरोप है। हेमंता बिश्व शर्मा, उन पर आरोप है। तो तमाम आरोपी, बड़े से छोटे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी
भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में बुलाने वाली पार्टी बन गई है। और ये सब कुछ सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। तो सोचिए कि अमीश मसीह जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का हेड था, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। पहले तो वही नियम को धत्ता बनाया गया। उसके बाद इस शख्स ने 35 वोट थे मात्र पोस्टल बैलेट के, उसमें से 8 वोट रद्द कर दिया और बीजेपी का मेयर जिता दिया। और उसके बाद गनीमत यह है कि किसी टेलीविजन अखबार ने इस पर अपनी राय नहीं दी, और जिसने भी इस खबर को चलाया उसने बीजेपी के पक्ष में ही बात की। अब सोचिए, जो पार्टी एक मेयर के चुनाव में इस हद तक जा सकती है, वो सीएम पीएम के चुनाव के लिए किस हद तक जाएगी और जा रही होगी, आप अंदाजा लगाइए। और आप कल्पना कीजिए कि अब तो चुनाव प्रमुख, चुनाव आयोग की नियुक्ति भी बीजेपी करने वाली है। पहले उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, उसमें प्रधानमंत्री और अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया है और उसमें 3 लोग जो होंगे, उसमें एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सरकार के 2 आदमी, और एक अपोजिशन के लीडर मतलब तीसरा आदमी जिसका वीटो कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो ये सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप मान के चलिए कि जब तक चेक एंड बैलेंस ना हो, आप कल्पना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फिर से आइए, 20 तारीख को फिर सुनवाई होगी और हो सकता है कि अनिल मसीह पर केस दर्ज हो। लेकिन ये तो एक छोटे प्यादे हैं, हो सकता है अनिल मसीह पर कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीएम पीएम के चुनाव को लेकर है, ईवीएम को लेकर है। और दिग्विजय सिंह ने संसद में कहा है कि जो ईवीएम बनाने वाली संस्था है, जो चिप बनाने वाली संस्था है, उसमें से 4 तो बीजेपी के नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। अब उस पर आप लोग बताइए कि क्या होगा। इसी भी सोचिए, पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। 5, 10, 15, 20 लोग की खबरें चलाई जा रही है। लेकिन सोचिए, बामन मेश्राम, राजेंद्र पाल गौतम, महमूद पराचा, भानु प्रताप सिंह पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 31 जनवरी को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों लोग आए। कल इंदौर में बड़ी बैठक हुई। 25 फरवरी को फिर से जंतर मंतर पर भानु प्रताप पराचा और राजेंद्र पाल गौतम का विरोध प्रदर्शन है। उसके बाद आपको बता दें कि 22 जनवरी को फिर से बामन मेश्राम का दिल्ली में प्रदर्शन है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार आपको ये खबर दिखा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस सुशांत सिन्हा को क्या किया जाए, जो टेलीविजन पर बैठकर सर्टिफिकेट बांट रहा था और वो अनिल मसीह को सही ठहरा रहा था, जो खुद मान रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने गलत किया है, 8 वोट रद्द किए हैं और उसको सजा भी हो सकती है, चुनाव भी रद्द हो सकता है। सोचिए, विधायकों के खरीद फरोख्त ये सब भी गैर कानूनी है। हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिकल रूप से गैर कानूनी है, वो सरेआम हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई पत्रकार इस तरह से सरकार का एजेंडा चलाने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं। और आपको लगता होगा कि ये सारे पत्रकार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए सब हो रहा है, तो आप गफलत में हैं। इन पत्रकारों की जो जाति है इस देश में, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं ही नहीं पत्रकारिता में। और जो लोग पत्रकारिता में हैं उनको आरएसएस और बीजेपी सूट करता है। तो सवाल है कि आखिर सच बताएगा कौन, सच दिखाएगा कौन, सच बोलेगा कौन? तो वो है सोशल मीडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और सरकार से सवाल पूछने वाले, मैं खिलाफ नहीं कह रहा हूं, सरकार, पत्रकारिता का मतलब ही होता है सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, सच को सच कहना, गलत को गलत कहना, झूठ को झूठ कहना, और अगर सरकार कोई बात कहे तो उसकी पड़ताल भी करना। लेकिन जब टीवी अखबार ने ही खुद को सरेंडर कर दिया हो, ये पहली बार नहीं है, दरअसल टीवी अखबार ने सरेंडर नहीं किया है। आज भी अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता आ जाए सत्ता में, प्रधानमंत्री बन जाए और एक चींटी का पैर भी टूट जाए, तो इस देश की मीडिया बवाल काट देती है और सत्ता हड़प लेती है। सोचिए, मुझे मीडिया की भूमिका सोचिए पश्चिम बंगाल में कितना शानदार है, और होना भी चाहिए। ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से महिलाओं ने संगीन आरोप लगाए हैं, वहां जांच होनी चाहिए।
आपने धारा 144 लगा दिया, विपक्षी दलों को, नेताओं को जाने नहीं दे रहे, क्यों? वहां मीडिया दिन रात बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग कर रही है, क्योंकि सोचिए अभी मीडिया सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के साथ है, अब बाकी सवर्ण नेताओं के भी खिलाफ है। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण समाज से आती है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी फिलहाल मोदी राज में मीडिया जाति नहीं देख रही है, सिर्फ पार्टी देख रही है। इनकम टैक्स ईडी भी कांग्रेस के राज में जाति देखती थी, अब जाति नहीं देख रही है, पार्टी देख रही है, प्लस जाति भी देख रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग बताइए कि जब चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी के नेता को जब रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, तब उसने सरेआम 8 पोस्टल बैलेट वाले वोट को रद्द करके बीजेपी का मेयर बना दिया। तो ये लोग क्या क्या नहीं करते होंगे, और ये लोग सीएम पीएम बनने के लिए किस हद तक जाते होंगे, और क्या अब भी आपको लगता है कि इनको जहां जहां मौका मिलेगा गड़बड़ी नहीं करेंगे? क्या ईवीएम को मशीन है सेट नहीं किया जा सकता है? और सवाल है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की क्या जरूरत थी? क्या बीजेपी के नेताओं पर आपको भरोसा है? क्या ईवीएम पर भरोसा है? और जो पार्टी में, क्या ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता नहीं था? आखिर उन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? अगर वो पाक साहब थे, उनकी सहमति नहीं थी, वो ईमानदार थे, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये गलत है या इसकी जांच हो? जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की, तब जाकर ये मामला सुलझा है। वही सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता भी कुछ कह रही है। 2024 से पहले मोदी की मुश्किलें बढ़ रही। सबसे बड़ा फैसला जो आया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उससे भी बीजेपी की कमर टूट जाएगी। सारे पैसों का हिसाब देना है, और इन चुनाव की अधिसूचना होते होते जब ये सारे हिसाब किताब आएंगे, लगभग 5600 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा मिला है। वो भी सोशल मीडिया पर खबर रुक नहीं पाएगी, खबर तो चलेगी। तो 2024 आते आते सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर जो अधिकारी नहीं था सरकारी, बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो सोचिए माइनॉरिटी का अध्यक्ष था, उसने मान लिया है कि उसने जानबूझकर पोस्टल बैलेट को रद्द किया था। कल सुप्रीम कोर्ट क्या सजा देती है, क्या होगा? जेल होगा अनिल मसीह को। और सवाल है कि ये तो छोटा चोरी है, छोटी चोरी है, छोटा चोर है। ईवीएम का क्या? उस ईवीएम का क्या जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है और वीवीपैट लगाया जाए। वही तो तमाम भानु प्रताप, राजेंद्र पाल, गौतम पराचा कह रहे हैं कि वीवीपैट की हमें पर्ची हाथ में दी जाए, हम उसको डब्बा में डालेंगे और पर्ची की गिनती हो। सवाल है कि जब 1 महीने तक वोटिंग चल सकती है, तो 4 दिनों तक काउंटिंग होने में क्या हर्ज है? आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या चंडीगढ़ चुनाव के बाद बीजेपी की साख पर बट्टा लगा है और लोग अब उसके सीएम पीएम वो भले चुनाव जीत जाएं, लोग भरोसा नहीं करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।